नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। लोकसभा में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर अवरोध, विपक्ष ने लगाया किसान विरोधी होने का आरोप, सदन से वॉकआउट। कृषि संकट पर लोकसभा में चर्चा, नुकसान पर सरकारी रवैये की राहुल गांधी ने की आलोचना, सरकार का किसानों की खुदकुशी से इनकार। गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी के खिलाफ टिप्पणी पर जताया खेद, कांग्रेस ने बताया महिलाओं का अपमान, मंत्रिमंडल से की इस्तीफे की मांग। नौसेना की क्षमता में इजाफा, दुश्मन को चकमा देने वाले पहले युद्धपोत का जलावतरण, आधुनिक संचार प्रणाली से लैस। चीन के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा, आर्थिक गलियारा समेत 51 समझौते, पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरेगा कॉरिडोर। और देखते हैं हमारी पहली खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी और उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली सरकार बताया है। लोकसभा में कृषि संकट पर चर्चा के दौरान उन्होंने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सरकारी आकलन पर भी सवाल खड़े किए। जवाब में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों को पहले की किसी भी सरकार की तुलना में अब ज्यादा मुआवजे का ऐलान किया गया है। आपको सुझाव दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में नियम 193 पर कृषि संकट पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद किसानों को हुए नुकसान की सुध लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने फसलों के समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने फसलों को हुए नुकसान के आकलन के मामले पर भी सरकार को निशाने पर लिया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 180, देश के प्रधानमंत्री कहते नहीं, बोलने दीजिए, देश के प्रधानमंत्री कहते नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत है। मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कहती है नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर इफेक्टेड है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, एक्सपर्ट सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, या आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री सही कह रही है? राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से सुनिए, आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। सरकार की तरफ से बहस का जवाब कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने फसलों के नुकसान के जो आंकड़े जारी किए हैं वो राज्य सरकारों से मिले हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि फसलों के नुकसान के मामले में सरकार ने बढ़े हुए मुआवजे का ऐलान किया है। जानकारी मिलने में एजेंसी ठीक नहीं रही होगी। ये 180 लाख हेक्टेयर का नुकसान राज्य सरकारों ने बताया था, फिर राज्य सरकारों ने 106 लाख हेक्टेयर का बताया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की तो राज्य सरकारों ने 80 लाख हेक्टेयर बताया था। कृपया इसको सुधार कर दें। कृषि संकट पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी पूरे रंग में नजर आए। उन्होंने न सिर्फ लय में अपनी बात रखी बल्कि सत्ता पक्ष की टोका टोकी पर भी चुटकी ली। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में विपक्ष ने आज भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का जमकर विरोध किया और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। इस बीच सरकार ने दोबारा जारी हुए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लोकसभा के पटल पर रखा। बजट सत्र के पहले हिस्से में लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत से पास हो चुका है, लेकिन संख्या बल में कमी के चलते सरकार ने इसे राज्यसभा में नहीं पेश किया था। सोमवार को प्रश्नकाल के तुरंत बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को सदन के पटल पर रखा। इसके विरोध में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी और सीपीएम के सांसद नारेबाजी करने लगे।
गतिरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। 2 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार भूमि अधिग्रहण पर बैकडोर का रास्ता अपना रही है। राज्यसभा को आपने प्रॉक करके उसको 23 को आप उसको एक्सटेंड किया और 20 को हमको बुलाया, ताकि ये जो ऑर्डिनेंस है जनता के मंशा के खिलाफ और किसान के विरोध में उसको लाने की कोशिश करें। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि उनकी पार्टी अध्यादेश और भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के विरोध में है। Trinamool Congress opposed it. Our leader Mamata Banerjee led a rally opposing this ordinance, which has been introduced. We totally oppose and walk out against this ordinance. सरकार ने विपक्ष के विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अध्यादेश को संसद के पटल पर रखना संवैधानिक रूप से जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि बिल पेश होने के बाद ही सांसदों को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। लैंड एक्विजिशन बिल लोकसभा से 3/4 बहुमत से पारित हो चुका है और दोबारा जब ऑर्डिनेंस जारी किया तो हमको सदन में उसको रखना है, इसलिए रख दिया। जब चर्चा में आएगा तब उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नया तथ्य क्या सामने आया, उनको नया कारण क्या है इसको विरोध करने के लिए वो बता सकते, विरोध भी कर सकते। भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में इसे सरकार ने अभी तक पेश नहीं किया। 3 अप्रैल को सरकार ने दोबारा भूमि अध्यादेश जारी किया था, लेकिन विपक्ष को पता है कि लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन वो इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ेगी। भूमि अधिग्रहण कानून के मसले पर आज लोकसभा में विपक्ष की तरफ से जमकर जोर आजमाइश हुई और ये जोर आजमाइश अभी और होगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के बिना विकास संभव नहीं है, तो विपक्ष का कहना है कि 2013 के कानून में किसानों को जो अधिकार दिए गए थे, इन संशोधनों से वो अधिकार छीने जा रहे हैं। कैमरामैन संजय कुमार के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस अहम मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जयशंकर गुप्ता साहब, जो कि वरिष्ठ ब्यूरो प्रमुख हैं लोकमत से। स्वागत है जयशंकर जी। सबसे पहले तो लैंड बिल, एक बार फिर से मैं कहूं कि एक ऐसा मुद्दा फिर है जो कि जिनसे कहूं बाहर आ गया ऑर्डिनेंस के बाद, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस सत्र में सरकार की रणनीति और विपक्ष दोनों की? नहीं, मैं इसको दूसरे रूप में देखूंगा कविंद, कि लोकसभा के चुनाव और उसके पहले हुए चुनाव और बाद के चुनाव लगातार हार दर हार का सामना करते हुए कांग्रेस को एक ऐसा मुद्दा हाथ में आ गया है जिसपे वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर पा रही है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के जरिए एकजुट हुआ विपक्ष, मतलब कांग्रेस तो है ही, बाकी जितने जनता परिवार हैं, वाम दल है, ये सब लोग एकजुट हो गए हैं और एक कहीं ना कहीं एक मैसेज भेजने में सफल हो रहे हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है और कारपोरेट समर्थक है। अब इसमें कुछ ऐसा होता गया है बीच के दिनों में। अब आप उसको इस रूप में देखिए कि जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो भाजपा के कार्यालय में कतार लगा करके शामिल होने वाले कौन थे? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ थे, जिसकी बड़ी घोषणा की गई अमित शाह जी की अध्यक्षता में। आप जब विदेश के दौरे में जाते हैं तो आपके साथ कौन रहता है? गौतम अडानी जी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक जो मैसेज मिल रहा है उसको पकड़ करके कांग्रेस ने और विपक्ष ने एक कमजोर नस के रूप में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इस पे कर रहे हैं। जब करेंगे आपको, जब 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम है तो फिर नया लाने की क्या जरूरत है? अच्छा, उस अधिनियम पे भाजपा खुद सहमत थी, सेलेक्ट कमेटी में गया, काफी स्तरों पे उस पर विचार हुआ, सभी दलों की राय ली गई, उसके बाद जो पास हुआ। अब आप कह रहे हैं नहीं, मुख्यमंत्रियों की राय कुछ और थी। अच्छा, तो ठीक, तो उस समय आपको विरोध करना चाहिए था। उस समय कहना चाहिए था कि नहीं, ये गलत बात किया है, ये हमको गलत भरोसे में लिया है, उसका हम विरोध करते हैं। तो ये तो आपने तब कहा नहीं। अब आप जब नया ला रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे क्लाज लगा रहे हैं जिससे लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये अध्यादेश कारपोरेट के हित में जाएगा। लेकिन जयशंकर जी, जब सरकार को पता है, बीजेपी को पता है कि विपक्ष इसे पास नहीं होने दे रहा, राज्यसभा में पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है, तो फिर बार बार अध्यादेश के जरिए आगे बढ़ने के पीछे मंशा क्या है, होगा क्या? देखिए, मंशा क्या है, अब सरकार का तर्क तो अलग है, अंदर की बात क्या है इसके बारे में तो जब सामने आएगा तब खुलासा होगा।
लेकिन सरकार जिस ढंग से कटिबद्ध लगती है कि नहीं इसको हमको पास कराना ही है या लागू कराना ही है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि जो उसके विकास के कार्यक्रम हैं वो इसके जरिए पूरे होंगे, जैसे बुलेट ट्रेन चलानी है या और सारे ये है। अब जैसे आप दिल्ली से मुंबई तक का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, एक तरफ तो सरकार के लोग या भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब इसमें निजी घरानों को, कारपोरेट हाउसेज को जमीन अधिकृत नहीं होने दी जाएगी, नहीं करके दी जाएगी। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में किसको देंगे आप जमीन? मुंबई से दिल्ली तक जो 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और जमीन जो अधिग्रहित की जाएगी तो किसको दी जाएगी? तो ये कहीं ना कहीं इसको साफ होने की जरूरत है। अब कंसेंट की बात है, जैसे कंसेंट लेना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो उस पर साफ नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हमको पसंद आ गई आपकी जमीन चाहिए तो आपकी कंसेंट की जरूरत नहीं है, हम लेंगे और जो रेट तय करेंगे हम उस पर आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो फिर वो जमा हो जाएगा। एक तरफ तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो समझा रही है कि भाई साहब 4 गुना मुआवजा मिलेगा। 4 गुना मुआवजा किस चीज का मिलेगा? जो मार्केट रेट, मतलब जो रजिस्ट्री का रेट होगा, रजिस्ट्री रेट, जो सरकारी रेट, मार्केट रेट नहीं। तो अब आप समझ लीजिए कि जो किसान की जमीन है गांव में, उसका जो जब रेट माल से आपसे लगता है, रजिस्ट्री जो होती है तो उसका रेट बहुत ही कम होता है। और क्या ये जिस तरीके का एक मैं कहूं कि सरकार की इमेज को विपक्ष ने पेश किया है किसान विरोधी, उससे बचने के लिए मुआवजे को लेकर जो नियमों में बदलाव किया गया है वो उसकी क्षतिपूर्ति है कि 50 की बजाय 33 कर दिया गया? नहीं, वो तो जो किसानों की जो अभी ये हुई है, दुर्दशा हुई है, ये जो बेमौसम, देखिए सरकार तो जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन मौसम की जो मार झेलनी पड़ी किसानों को, खासतौर से उत्तर भारत के किसानों को। अब देखिए गेहूं पूरा बर्बाद, आम की फसल लगभग बर्बाद। मतलब इस सीजन में होता है ना कि एक बार आम नहीं आता है, दूसरी बार आता है, तो इस बार आने का मौसम था, तो इस बार तो बौर ही खत्म हो गए, तो आम की फसल बर्बाद हो गई। महाराष्ट्र के इलाकों में कपास, अंगूर, संतरे, जो नियम में बदले हैं केंद्र सरकार ने, क्या उससे नियम इन्होंने जरूर बदला है। इन्होंने ये किया है कि जैसे पहले तो ये होता था कि इसको प्राकृतिक आपदा में जोड़ते ही नहीं थे, लेकिन इस सरकार ने एक अच्छा काम किया कि ओलावृष्टि और बरसात को भी प्राकृतिक आपदा के तहत ले लिया है। दूसरा है कि जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि साहब पहले 50% जब क्षति होती थी तो उसको आपदा माना जाता था, इस बार इन्होंने 30% कर दिया, तो एक अच्छा ये हुआ है। और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि 12,000 से बढ़ा करके हमने 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर राहत देने की बात तय की है, लेकिन यहीं पे इनके बगल में बैठा हुआ एक आदमी जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसने तो 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की मुआवजा घोषित कर दिया। वहां पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको भी एक लेकर अलग ढंग की राजनीति हुई, तो किसान तो एकदम चकाचौंध है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक तरफ जमीन जा रही है, दूसरी तरफ फसल बर्बाद हो रही है और उसकी माली हालत, बेचारे लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों का दर्द बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक दलों के लिए जमीन की जंग जारी है। बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। खबरों का संसार। भारतीय समाज के ऊपर टेलीविजन का असर बढ़ गया काफी। मीडिया पावरफुल है, गायब है सरोकार। 10-10, 12-12 चैनल बड़े बड़े घरानों ने खरीदे हैं। प्रिंट मीडिया की एक सीमाएं हैं। बाजार की मार, टेलीविजन सेलिब्रिटी का निर्माण। मीडिया कितना जिम्मेदार? सब चीज बॉटम लाइन पे आ गई है कि उस पर इतना खर्चा होगा, उससे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए मीडिया मंथन शनिवार दोपहर 12 बजे, शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के लिए आज लोकसभा में खेद जताया। कांग्रेस सदस्यों ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था और गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की थी। विपक्ष ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की भी मांग की, जिसे सत्ता पक्ष ने मना कर दिया। लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ दिन पहले दिए आपत्तिजनक बयान पर अफसोस जाहिर किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी मंशा किसी को अपमानित करने या दुख पहुंचाने की नहीं थी। किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरी बातों से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मुद्दा उठाया।
उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी को महिला समाज का अपमान बताकर गिरिराज सिंह के इस्तीफे की मांग की। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग भी की। कांग्रेस सदस्यों ने इस बारे में कार्यस्थगन का नोटिस दिया था, लेकिन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसे स्वीकार नहीं किया और मुद्दे को शून्यकाल में उठाने को कहा। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने गिरिराज सिंह के बयान को अशोभनीय बताया और कहा कि सरकार ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती। हमने जो सवाल उठाया है और हमारे जो सदस्य उठा रहे हैं वो इतना महत्व है सारे स्त्री समाज के लिए। देश में एक आज चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बार बार सरकार में बैठे हुए सांसद और अनेक गठबंधन दल के सांसद ऐसे अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं जिसके आधार पर देश में सद्भाव का वातावरण ही पूरी तरह से चूर-चूर हो रहा है। Nobody in the government approves such statements, particularly at personal level. विपक्ष के अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। केंद्रीय लघु मध्यम उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने पिछले दिनों हाजीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी के बारे में विवादित बयान दिया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं ने अनुशासन समिति को अवैध करार दिया है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के नोटिस का जवाब देते हुए समिति के सदस्यों पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। पार्टी की अनुशासन समिति में आशीष खेतान के साथ पंकज गुप्ता और दिनेश बघेला शामिल है। आम आदमी पार्टी के बागी नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने सोमवार को अनुशासन समिति के नोटिस का जवाब दे दिया। दोनों नेताओं ने अनुशासन समिति के सदस्य पंकज गुप्ता और आशीष खेतान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि आशीष खेतान ने 2G घोटाले की आरोपी कंपनी एस्सार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। दोनों नेताओं ने दावा किया कि स्वराज संवाद पार्टी के संविधान के मुताबिक सही था। इसमें दो लोग ऐसे हैं, पंकज गुप्ता और आशीष खेतान, जिन्होंने उनमें से कई आरोप जो मेरे ऊपर लगाए गए हैं, इन दोनों ने खुद लगाए थे कुछ दिन पहले। तो वही हमारे चार्ज लगाएंगे और वही उसका फैसला करेंगे। ये तो किसी भी न्याय पद्धति में नहीं होता। उधर पार्टी ने आशीष खेतान का बचाव किया है। आशीष खेतान इस देश के चंद ऐसे पत्रकारों में से जिसने अपनी जान पर खेलकर पत्रकारिता की है और उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, चाहे वो प्रशांत भूषण हो चाहे योगेंद्र यादव हो। इन लोगों को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के अलावा अनंत कुमार और अजीत झा को 17 अप्रैल को नोटिस भेजा गया था। पिछले हफ्ते गुड़गांव में स्वराज संवाद का आयोजन करने और पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाने के आरोप में अनुशासन समिति ने इन्हें कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज पटना के गांधी मैदान में रैली करके शक्ति प्रदर्शन किया। इस गरीब स्वाभिमान रैली में मांझी ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनाव के बाद नीतीश कुमार को छोड़कर किसी भी दूसरे से सहयोग के बारे में विचार करेंगे। मांझी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और बिहार में सरकार पर करप्शन के आरोप भी लगाए। मांझी के साथ रैली में कांग्रेस नेता साधु यादव के अलावा जेडीयू के कई विधायक भी मौजूद थे। जनता जमहूरियत में मालिक है। जब मालिक आया है अब दोनों हाथ उठा के कह रहा है कि जीतन मांझी का निर्णय ठीक था, तो आज आह्वान करते हैं कि नीतीश कुमार जी, यदि आप में थोड़ी सी सलाहियत है तो आप कुर्सी खाली कीजिए। जनता आई है कुर्सी को भरने के लिए। भारतीय नौसेना ने आज स्टेल्थ विध्वंसक INS विशाखापत्तनम का जलावतरण किया। जंगी पोत का जलावतरण नौसेना प्रमुख एडमिरल RK धवन की पत्नी मीनू धवन ने किया। मुंबई में इस मौके पर एडमिरल धवन और नौसेना मझगांव डॉक लिमिटेड के अधिकारी मौजूद थे। P-15B परियोजना के इस पहले जंगी जहाज की लंबाई 163 मीटर है। ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। ये जहाज एटमी, जैविक और रासायनिक हालात में भी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। इसमें बराक मिसाइल, दुश्मन की टूह लेने वाले मल्टी फंक्शन सर्विलांस, थ्रेट अलर्ट सिस्टम और एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जाएगा। खराब मौसम में भी इस जहाज पर हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। साथ ही ये जहाज अत्याधुनिक शिप डेटा नेटवर्क सिस्टम से भी लैस होगा। पूरी तैयारी के बाद जुलाई 2018 में इसे नौसेना को सौंपा जाएगा। Indian naval designers, which, as you know, is based on what we set up in 1964 as a small design directorate. And over the years, our naval architects
and naval ship designers have designed some of the very famous warships for this country. And this warship is a product of our own Indian naval design. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पहले पाकिस्तान दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचे। हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनकी अगवानी की। यात्रा के दौरान चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाले एक आर्थिक गलियारा बनाने पर समझौता हुआ है। चीन इसे बनाने में $46 अरब का निवेश करेगा। इस कॉरिडोर में सड़क के अलावा गैस पाइपलाइन, रेलवे और बिजनेस जोन भी होंगे। ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरेगा। दोनों देशों ने 51 सहमति पत्रों पर भी दस्तखत किए हैं। कोलकाता में मैदान पर फील्डिंग करते वक्त गंभीर रूप से चोटिल क्रिकेटर अंकित केशरी का आज अस्पताल में निधन हो गया। 20 साल के अंकित बंगाल अंडर 19 के कप्तान रह चुके हैं। शुक्रवार को जादवपुर यूनिवर्सिटी क्रिकेट मैदान पर मैच के दौरान कैच लेते वक्त अंकित अपने साथी फील्डर से टकरा गए थे। डॉक्टरों के मुताबिक उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं। अंकित की मौत ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज की मौत की यादें ताजा कर दी। 4 महीने पहले ही मैदान पर गेंद लगने के बाद ह्यूज की मौत हुई थी। अंकित की मौत से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 555 अंक की गिरावट के साथ 28,000 से नीचे आ गया। पिछले 3 सप्ताह में सेंसेक्स का यह सबसे निचला स्तर है। पिछले 4 कारोबारी दिनों में मुंबई शेयर बाजार 1,160 अंक गिर चुका है। निफ्टी भी 158 अंक गिरकर 8,500 अंक के नीचे बंद हुआ। गिरावट का असर इतना रहा कि सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 शेयर घाटे के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में दिखी। और एक नजर देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर संक्षेप में। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। सीमा पार से कई राउंड फायरिंग की गई और मोर्टार दागे गए। आंध्र प्रदेश पुलिस ने चित्तूर में मुठभेड़ में मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट आज हैदराबाद हाई कोर्ट को सौंप दी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु में 6 मृतकों का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। सीबीआई ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में जांच के लिए आज नई FIR दर्ज करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी। मामले में मौजूदा आरोपी ने एक कंपनी के एक व्यक्ति की भूमिका पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। इसकी अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। यौन उत्पीड़न के आरोपी टेरी के निदेशक RK पचौरी की विदेश जाने की याचिका को आज दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया। पचौरी ने वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने मामले के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष नए सिरे से इसे पेश करने को कहा है। भारत ने यमन में बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए अपने दूतावास को जिबूती में स्थानांतरित कर दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज लोकसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने यमन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के बारे में भी सदन को जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में सेरेमिक कारखानों को बंद करने की याचिका पर NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस दिया है और 11 मई तक इसका जवाब मांगा है। खुर्जा में करीब 500 सेरेमिक कारखाने हैं। ताइवान में आज 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं जापान में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।